हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करें कि परीक्षा संवाद में भाषा विज्ञान के संबंध में और जिससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इससे अगर हिंदी के प्रश्न रहते हैं तो हिंदी व्याकरण से भाषा विज्ञान के संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, आप वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगी। तो प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं यानी वन लाइनर्स हैं, तो आप उसे देखें और चीज़ों को समझें। क्वेश्चन है कि आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो ये मुंडा भाषा है। फिर है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो द्रविड़ की भाषा जो होती है वो कन्नड़ है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है, तो कन्नड़ का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। प्राचीन भाषा है अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आगे है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो ये अपभ्रंश विद्यमान था। आगे प्रश्न दी गई है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि हिंदी में। भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। आगे है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। आगे है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसकी मान्यता दिया गया। फिर हम चलते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, जो कि काफ़ी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है डेट आप, और ये इसलिए याद रखेंगे। आगे के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया, तो आर्टिकल 343 के तहत। आगे कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो हिंदी को। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी भाषा का विकास संबंधित निर्देश दिया गया है। प्रतिवर्ष कौन से दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 343 के भाग 17 में वर्णित है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो 343 के 1 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है, तो अनुच्छेद 343 के तहत। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है, तो कन्नड़ भाषा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम लोग को जानकारी है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। आगे है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भाषा भी जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। आगे है कौन सी विशेषता देवनागरी में है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से विकसित गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि मूलतः है अक्षरात्मक भाषा। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि में हुआ था। आगे है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है, तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो ये काका कालेलकर थे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ये सुनीति कुमार चटर्जी थे।
आगे कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो ये काका केलेलकर ने दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे तो आचार्य नरेंद्र देव। पंजाबी की लिपि है तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जयभट्ट के शिलालेख में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 ईस्वी को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। भाषा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो अरबी फारसी भाषा थी। विभाषा एक प्रांत में प्रचलित होती है, उपप्रांत। हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश भाषा। विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। भाषा क्या है? तो भाषा को हम एक अर्जित संपत्ति मानते हैं। किस धातु से भाषा बनी हुई है? तो भास धातु से भाषा बनी हुई है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहा जाता है सोसियूर को। हिंदी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। भाषा संबंधी भूल को कहा जाता है त्रुटि। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा के अग्रणी थे वाइगोस्की। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले दिया था राजा राम मोहन राय ने। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। टकसाली भाषा होते हैं परिनिष्ठित भाषा को। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भारत की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। आगे कुछ और वन लाइनर्स हैं, आप इसे देख लें कि भाषा वैज्ञानिक हैं। भाषा वैज्ञानिक थे सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहा जाता है। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसे उपभाषा कहा जाता है, यानी साहित्य की रचना होने लगती है तो वो उपभाषा कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। तो खसखुरा या गुरखाली कहाँ की भाषा है? तो नेपाल की राजभाषा है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हैं? तो संस्कृत में। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो बराचर से है। सिंधी भाषा के विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो बराचर से। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत से। तो ये इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स थे आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।